हेलो स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, कि आम लोगों पर क्रांति और उसके बाद के दौर का क्या असर पड़ा। और अब तक आप लोगों ने कॉजेज़ ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ये क्वेश्चन के आंसर्स तैयार कर लिए होंगे, और नहीं तो जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो वहाँ पे भी आपको इसके क्वेश्चंस और आंसर्स मिल जाएंगे। तो अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और हमने राजा की गद्दी पे बैठने से शुरुआत की थी 1774 में। उसके बाद 1789 में रेवोल्यूशन होता है, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल होती है। अब काफ़ी वजह हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से सोशल स्ट्रक्चर था, क्या पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, क्या इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, रोल ऑफ जो फिलोसफर्स थे उनका क्या रोल था। हमने लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो के बारे में पढ़ा, हालांकि और भी फिलोसफर्स थे। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, और 4 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न घोषित हुआ। स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर, फिर 1793 से लेके 1794 का जो 10 महीने का वक्त था, रेन ऑफ टेरर, रॉब्सबेरी का शासन, वो हमने स्टडी किया। कुछ अचीवमेंट भी उस समय के हमने स्टडी किए, और राजा रानी को तो गिलोटाइन किया भी जाता है, रॉब्सबेरी को भी किया जाता है। और वीमेन के क्या रोल थे रेवोल्यूशन के समय, क्या उनके मन में भी रेवोल्यूशन की भावनाएं थी, वो हमने स्टडी किया। और फिर डायरेक्टरी के रूल के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से 5 लोगों की डायरेक्टरी बनाई गई रूल करने के लिए, क्योंकि तब तक फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया जा चुका था। तो इसलिए रॉब्सबेरी के समय और डायरेक्टरी के समय कोई भी राजा नहीं था, विदाउट मोनार्की रूल चल रहा था। और नेपोलियन को आने का रास्ता तैयार हो जाता है डायरेक्टरी की इंस्टेबिलिटी की वजह से, फ्रांस में इंस्टेबिलिटी की वजह से। ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन रेवोल्यूशन का के पहले और उसके बाद का क्या असर पड़ा आम जनता पर, उसे हमें पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या राजनीति मीन्स कि जो भी जिस देश में हम रहते हैं उस देश में जो भी पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, जो कुछ भी हमने पढ़ा इसमें सब पॉलिटिकल चेंजेस ही तो थे, उसका क्या लोगों पे असर पड़ता है कि किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और कौन सी किताबें पढ़ते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि हाँ, पड़ता है असर। आप सनक्लॉट्स को याद कीजिए ना, किस प्रकार से स्ट्राइप्ड फुल ट्राउजर पहना करते थे। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ सच चेंजेस द लाइफ्स ऑफ मैन, पुरुष हों चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, सबके जीवन में असर देखने को मिला। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन, मतलब अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले लेना, तो टेक इट अपॉन होता है, फ्रेज है। तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स थी, मतलब वो गवर्नमेंट जो 1789 के बाद जो फॉर्म हुई, वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स कहलाएंगी, क्योंकि वो रेवोल्यूशन की ही देन थी। टू पास लॉज दैट, कि ऐसे कानून पास किए जाएँ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, हालांकि ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जो नेशनलिज्म है, ये सब कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो उभर कर आया था। तो इसे किस प्रकार से लोगों की एवरीडे प्रैक्टिस का हिस्सा बनाया जाए। एवरीडे प्रैक्टिस का हिस्सा का मतलब ये होता है कि आम आदमी उसके बारे में सोचे, उसके बारे में चर्चा करे, उन आइडियाज़ को सपोर्ट करे, और हमारे डे टू डे लाइफ में हमारी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे आज हम इंडिया में रहते हैं तो डेमोक्रेसी हमारे लाइफ स्टाइल का पार्ट है कि हम खुलकर बोलते हैं। One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship। और इसके लिए सेंसरशिप का नहीं होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये कानून पास किया गया था। इन द ओल्ड रिजिम ऑल रिटर्न मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। ओल्ड रिजिम वही 1789 के पहले का, जब राजतंत्र था, तो जो भी लिखित सामग्री जाती थी, क्योंकि विजुअल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं थी उस वक्त, और कोई ऑडियो मीडिया भी नहीं था, प्रिंट मीडिया था, तो किताबें छपती थी, अखबार छपते थे। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ की कोई भी गतिविधि आयोजन होना हो या कोई भी सामग्री लिखित जानी हो, तो उस पर सेंसरशिप थी। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि पब्लिक के बीच में क्या चीज़ पहुंचनी चाहिए उनके पढ़ने के लिए, उनको सुनने के लिए, तो उस पर पाबंदी होती थी, खुलकर वो चीज़ें नहीं पहुंच सकती थी। बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज, तो किताबें हों और न्यूज़पेपर्स हों, प्लेज हों। आप प्रिंट एंड कल्चर वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से लोगों के अंदर एक मेनिया था किताबों को पढ़ने का। कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। तो किंग का जो भी सेंसर पैनल रहा होगा, अभी जैसे हम उदाहरण देते हैं आपको कि हमारे यहाँ जो भी फिल्में आप देखते हैं, चाहे बॉलीवुड की चाहे हॉलीवुड की हो, तो उसे सेंसर बोर्ड से पास कराना पड़ता है। तो सेंसर बोर्ड उन चीज़ों को काट देता है जो पब्लिक के हित के लिए नहीं है, इसलिए पब्लिक के बीच में जब वो फिल्म पहुँचती है तो उसमें से वो सीन्स कटे होते हैं जो सेंसर बोर्ड समझता है कि पब्लिक व्यूइंग के लिए ठीक नहीं है, या उन्हें डिफरेंट ग्रेडिंग दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि फिल्में बनाई या कोई नाटक बनाया और आपने तुरंत परोस दिया जनता के सामने, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से सेंसरशिप जो होती है ना, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच पर एक पाबंदी की तरह काम करता है। तो पहले ये सब कुछ था, यानी
सेंसर होने के बाद ही लोगों के पास पहुंचती थी चीज़ें। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो भाई जो डिक्लेयर किए गए थे राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, हम इस पर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट किया गया कि भाई लोगों को अपनी बात रखने का हक है और नेचुरल राइट है, मतलब जन्म से ही अधिकार उसको मिलते हैं और उसकी ज़िंदगी भर उसके साथ रहते हैं। न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, तो अखबार हो गए, पैम्फलेट्स कोई भी प्रचार सामग्री होती है, हम 2 पन्ने 3 पन्ने की छाप कर जो लोगों के बीच में बांटते फिरते हैं। बुक्स, किताबें बहुत छपती थी उस वक्त। एंड प्रिंटेड पिक्चर्स, तो जो पिक्चर्स छप कर पहुँचती थी लोगों के पास। फ्लडेड इन टाउन्स ऑफ फ्रांस, तो जब पाबंदी हट गई तो एक बाढ़ सी आ गई फ्रांस में, बाज़ारों में, गलियों में, कस्बों में बिकने लगी। फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, उसके बाद फिर वो देहात इलाकों में भी पहुंच गई। दे आर डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स। अच्छा क्या होगा उन सब में वही सब कुछ होगा जो हो रहा होगा देश में, विदेश में, दुनिया भर में। तो जो कुछ भी होता था, इवेंट्स जो हैं, वो जो चेंजेस टेक प्लेस फ्रांस में, चेंजेस आ रहे हैं, वो सब का डिस्कशन होता था पब्लिक के बीच में, मीडिया में। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। अच्छा, फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें भी छप सकती हैं जो डिफरेंट व्यूज़ को व्यक्त करती हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा व्यू दूसरा है, किसी का व्यू दूसरा है, तो दोनों व्यूज़ को वहाँ पर जगह मिलती थी। तो अपोजिंग व्यूज़ को अब लोग बोल भी सकते थे, एक्सप्रेस कर सकते थे, और वो छप भी सकता था। ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू, ईच साइड सॉट टू कन्विंस, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए वांटेड टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। अब क्या होने लगा भाई, अब किसी के व्यूज़ जा रहे हैं। अब डिबेट क्या होता है, कोई व्यक्ति फॉर में बोलता है, कोई व्यक्ति अगेंस्ट में बोलता है। तो उसी प्रकार से मीडिया में भी अपनी अपनी बातें रखने का हक था। आप टीवी में आप खोलते हैं, ओपन करते हैं, डिबेट तो आप देखते हैं ना, 4 लोग पक्ष में, 4 लोग विपक्ष में, उसी में लड़ाई झगड़ा सब शुरू हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में उनको बोलने की आज़ादी है। तो उस वक्त प्रिंट मीडिया था जिसके माध्यम से ये चर्चाएँ लोगों तक पहुँचाई जा सकती थी। तो सब अपनी अपनी बातों को रखते थे, और अपनी बातों पे विश्वास कैसे लोग करें तो उस पर लॉजिक देते थे, तर्क देते थे। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर, सॉट टू कन्विंस, दूसरों को विश्वास दिलाने की कि भाई हमारी बातें सही हैं। प्लेज हैं, यानी नाटक हैं, सॉन्ग्स हैं, फेस्टिव प्रोसेसन्स, जो त्यौहार के समय जो जलसे होते हैं, जुलूस निकलता है, कार्यक्रम होते हैं, अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसमें बहुत से लोग शामिल होते थे क्योंकि खुल कर बोलने की आज़ादी थी, फ्रीडम था। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रेस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज़ सच एज लिबर्टी, क्योंकि इनमें शामिल होने से ये पता चलता था कि हाँ, जनता भी इन आइडियाज़ को लेकर चलती है, लिबर्टी है, जस्टिस है। और जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, जो उन्होंने लिखा अपने समय में, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे उस समय, अब उसे क्या है कि मुट्ठी भर लोग ही पढ़ सकते थे जो एजुकेटेड थे। तो आम जनता जब शामिल होती थी इन सब जलसों में, इन सब कार्यक्रमों में, तो वो भी इन सब के बारे में जान पाती थी क्योंकि उस पर चर्चाएँ होती थी। डिस्क्राइब द पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट आर द इमेजेस दैट द आर्टिस्ट हैड यूज्ड टू कम्युनिकेट द फॉलोइंग आइडियाज़। ग्रीड है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, टेक ओवर बाय द स्टेट ऑफ द असेट्स ऑफ द चर्च। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके नीचे जो कैप्शन है वो ये है, द पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस, मतलब किसी का मोटापा घटाने की प्रेस की बात यहाँ की गई है। तो दबा दबा के देखिए, मशीन है ये, इसके मोटापे पे देख रहा है। ऐसे ऑफिशियल्स पकड़ के लेके आ रहे हैं कि चलो तुम्हारा मोटापा घटाया जाए। अब ये चर्च का प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। किस प्रकार से चर्च टैक्स तो देता नहीं था, खा पी के मोटा हो गया था, तो ये चर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लालच है, ग्रीड है, और इसको दबा कर अब देखिए यहाँ पे पतले पतले लोग जिनसे चला भी नहीं जा रहा है, बेचारे परेशान हैं। या आप ये कह सकते हैं कि इनको यहाँ पे पतला करके भेजा गया है, क्योंकि हमें तो सोचने की आज़ादी होती है ना, प्रिंट जब कोई भी हम देखते हैं तो। एनोनिमस प्रिंट ऑफ 1796 टू मेक द आइडिया ऑफ जस्टिस टेंजिबल, तो सबको एक जैसा करना है, न्याय दिलाना है। अगर ये पतले हैं तो इन्हें भी पतला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सोसाइटी में कुछ लोग बहुत ही धनी संपन्न हों और कुछ लोग बेचारे बहुत गरीब हों। तो इस तरह की पिक्चर है, तो यहाँ पे आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लीजिए। और एक प्रकार से ये भी देख सकते हैं कि चर्च को जो गवर्नमेंट है उसने अपने कब्जे में लिया हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टी को वो अब यूज़ करना चाहते हैं। देखिए ना, भरा हुआ है यहाँ पे सब कुछ जो चर्च के पास था ये बक्से में। तो इस कुछ अब आप और ज़्यादा सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो समझ में और आया हो। और एक पेंटिंग है मराठ, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जीन पॉल मराठ के बारे में, जो पब्लिक को बहुत उकसाने का काम करता था और पॉपुलर फिगर था। दिस इज़ अ पेंटिंग बाय लुइस लेपोल्ड बॉयली। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट मराठ इन दिस चैप्टर, डिस्क्राइब द सीन अराउंड हिम। तो उसके पास जो सीन है वो तो यही दिखा रहा है कि ही इज़ हाईली पॉपुलर, ये बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं, उसके पास इकट्ठा है, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। टोपी उछालने का मतलब क्या है कि ये सपोर्ट यू, ताली बजाने जैसा है ये। अकाउंट फॉर इज ग्रेट पॉपुलरिटी, व्हाट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस वुड अ पेंटिंग लाइक दिस प्रोड्यूस अमंग व्यूअर्स इन द सैलन। तो सैलन में इस प्रकार की पेंटिंग अगर टंगी होगी तो उसका क्या असर होगा? उसका असर यही होगा कि भाई हमें भी इनके व्यूज़ और इनके जो आइडियाज़ हैं उसको सपोर्ट करना है, तभी तो आप पेंटिंग टांगेंगे उसको अपने यहाँ। तो कोई भी पॉपुलर फिगर वही हो सकती है जो जनता के दिल की बात कहे। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हम आते हैं कंक्लूज़न पे
इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। देखिए 1799 में जब वो डायरेक्टरी को टेक ओवर करता है, मतलब कि कू करता है, वहाँ पे तख्ता पलटता है, उसके बाद कॉन्सुलेट की स्थापना होती है। तो उसमें 3 कॉन्सुलेट बनाए जाते हैं, जिसमें से नेपोलियन भी अपने आप को बनाता है और वो हेड ऑफ़ द कॉन्सुलेट होता है। हालांकि तीनों को बराबर की पावर होती है। और उसके बाद फिर वो 1802 में ये होता है कि भाई कि लाइफ टाइम के लिए वो कॉन्सुलेट अपने आप को कॉन्सुल बना लेता है। और बाद में पब्लिक जनमत में, इन्हें प्लेबिसिट में इन्हें सम्राट बनाने के लिए जनता राजी होती है। तो 1804 में उसके बाद इन्हें मुकुट पहनाया जाता है 2 दिसंबर को, और लाइफ टाइम के लिए सम्राट यानी हेरिडिटरी सम्राट बना दिया जाता है। उस वक्त जनता चाहती थी कि थोड़ा पीस हो, हालांकि नेपोलियनिक वॉर की वजह से पीस आ नहीं पाई फ्रांस में। तो इस प्रकार से 1799 से धीरे धीरे करके अपने को एम्परर घोषित करता है। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़, और फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ को जीतने के चक्कर में पड़ गया। डिसपजेसिंग डेनेस्टीज़, जहाँ जहाँ राजतंत्र थे उनको ख़त्म किया। इन क्रिएटिंग किंगडम्स, और अपने राज्य बनाए। वेरी प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, तो अपने फैमिली मेंबर्स को बिठा देता था, उनको राजा बना दिया करता था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर, वो कहता था कि मैं यूरोप का आधुनिक निर्माता हूँ। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज, काफ़ी कानून भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जिनके नेपोलियनिक कोड के बारे में क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाना है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, नापतोल की एक जैसी व्यवस्था है। डेसिमल सिस्टम लागू किया कि नापतोल में यूज़ होना चाहिए। और शुरू में नेपोलियन को लोग एक लिबरेटर के रूप में देखते थे, मुक्तिदाता के रूप में देखते थे। तो वो किसी देश में जब प्रवेश करता था अपनी आर्मी के साथ, तो लोग स्वागत करते थे कि चलो रिवोल्यूशनरी। इसको जो नेपोलियन को चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, कि क्रांति का जो बच्चा है, ये शिशु, क्रांति शिशु। तो इसलिए लोग इसे लिबरेटर मानते थे। और क्योंकि ये सेल्फ मेड पर्सन था, ऐसा तो नहीं था कि भाई किसी राजा का पुत्र रहा हो शुरू से, तो इट ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। तो ये था कि लोगों के लिए फ्रीडम लेके आएगा, क्योंकि फ्रांस में उसने काफ़ी सुधार किए थे। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन धीरे धीरे उत्साह ठंडा हो गया, उन्हें ऐसे लगने लगा कि जो नेपोलियन है, उसकी आर्मी है, ये तो आक्रमणकारी हैं और ये हमारे देश पर कब्जा करेंगे। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। और नेपोलियन के खिलाफ अलायंस बनते रहते थे, कई राज्य साथ मिलकर उसको हराने की कोशिश करते थे, और उन्हें सफलता भी मिली। और 1815 में वो हराने में, वाटरलू की लड़ाई में 22 जून 3 दिन चली थी लड़ाई, 18 जून से 22 जून 1815, तो उसमें नेपोलियन हार गया था और गद्दी छोड़नी पड़ी थी। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ और लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज। लेकिन फिर भी जो लिबर्टी और जो मॉडर्न लॉज के जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ ये और जो नए कानून पारित किए गए थे, वो भी अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी उनका बहुत बड़ा असर रहा। नेपोलियन के बाद भी नेपोलियन ने एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डेवलप की थी, एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया था, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में काम किया था। मतलब उसने एक योद्धा होने के साथ साथ उसने अपने देश को और अपने जो कॉलोनीज़ थी, मतलब कॉलोनीज़ तो नहीं कहेंगे हम, जो उसकी जो कंट्रोल में जो स्टेट्स थे, तो नेपोलियन नहीं, उसके बावजूद भी उसने जो सुधार किए थे, हर क्षेत्र में सुधार किए थे, चाहे वो मॉडर्न आर्मी हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे यूरोप को एक करने की बात हो। और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ तो ऑलरेडी थे ही। तो फ्रांस बदला था, यूरोप बदला था, और पब्लिक किसी भी तरह से मोनार्की को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। तो 1815 के बाद फिर एक कंजर्वेटिव दौर शुरू होता है, मोनार्कीज़ फिर लौटती हैं, जो ओल्ड रिजीम होता है उसे इस्टेब्लिश करने की बातें होती हैं, किया भी जाता है, लेकिन वो आपके 10th के कोर्स में है। और फिर रेवोल्यूशन होते हैं, मतलब 1789 के रेवोल्यूशन के बाद फिर 1830 में रेवोल्यूशन होता है, 1848 में रेवोल्यूशन होता है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी 10th में। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, तो भाई लोगों की स्वतंत्रता की बात हो, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बात हो, मतलब जो जन्म से लोगों को मिलने चाहिए, और विल ऑफ द पीपल की जनता की सरकार होनी चाहिए। व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए मैं क्वेश्चन दे दूंगा और आंसर भी दे दूंगा आपको तैयार करके। तो लेगेसी ऑफ फ्रेंच का मतलब ये था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन क्या थी, मतलब क्यों आने वाले समय में लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद करेंगे, तो उसकी लेगेसी हो जाती है। आज हज़ारों साल की संस्कृति इंडिया में हम उसकी चर्चा करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो लेगेसी है इंडियन हेरिटेज की। दीज स्प्लिट फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, और फ्रांस से ये सब निकल के लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ मैन, ये सब चीज़ें निकल कर यूरोप के अन्य भागों में भी फैली। और 19th सेंचुरी में, और जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम पर अबॉलिश, तो वहाँ पे भी अबॉलिश किया गया। कॉलोनाइज्ड पीपल्स वो रिवर्कड द आइडिया ऑफ फ्रीडम, तो जहाँ जहाँ कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया भी था एक कॉलोनी, तो उन्होंने फ्रीडम के लिए, रिवर्कड का मतलब होता है कि अपने ढंग से नेशनलिज्म और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया।
और फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट, तो जो बंधन था गुलामी का उसको तोड़कर आंदोलन में बदल दिया इसको, जो भी आइडियाज़ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आए थे, और अपने को एक सॉवरेन नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की कि ऐसा नेशन स्टेट जिसे जनता ने तैयार किया हो, जनता ने बनाया हो, जनता की सरकार वहाँ पे हो और सॉवरेन हो, मीन्स स्वतंत्र हो अपनी नीतियाँ बनाने के लिए। टीपू सुल्तान और राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, टीपू सुल्तान जो कि एक राजा था और राजा राम मोहन राय। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। थे काफ़ी पढ़े लिखे थे, हाईली एजुकेटेड और टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंसिया कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो रेवोल्यूशनरी फ्रांस से दोनों प्रभावित थे। अब देखिए टीपू सुल्तान तो क्या है कि 1799 में जब नेपोलियन ने टेक ओवर किया था तो उसी साल इनकी डेथ हुई थी। और टीपू सुल्तान रॉकेट आर्टिलरी के लिए जाने जाते हैं, यानी मॉडर्न आर्मी। तो अब ये मॉडर्न आर्मी लेके चलता था नेपोलियन। इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए काफ़ी कुछ किया, मतलब एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अपने राजतंत्र को। मैसूर के राजा थे उस वक्त, मैसूर एक किंगडम था, आज तो नहीं है क्योंकि इंडिया रिपब्लिक है। तो काफ़ी कुछ वर्क किया और लगभग 4 युद्धों के बाद ही अंग्रेज इन्हें हरा पाए थे और युद्ध भूमि में ये मारे गए थे। और राजा राम मोहन राय तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ क्रुसेड किया और सफलता भी मिली। यहाँ कोई लिखा है राजा मोहन राय वाज वन ऑफ दोज, ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी रिलीजियस रिफॉर्म के रूप में। राजा राम मोहन राय वाज वन ऑफ दोज हु वाज इंस्पायर्ड बाय न्यू आइडियाज दैट स्प्रेडिंग थ्रू यूरोप एट दैट टाइम। तो जो न्यू आइडियाज़ उस वक्त फैले हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। और फिर जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, वो 1830 का था। तो ही कुड थिंक एंड टॉक ऑफ नथिंग एल्स व्हेन ही हर्ड ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी राजा को हटा देते हैं, नया राजा बैठाया जाता है जो लुइस 16 के बाद जो लुइस 1815 में बैठाया जाता है ना, वो वियन्ना की संधि के बाद लुइस 18। तो जब उसकी डेथ होती है 1824 में, तो वो एक दूसरे राजा को लेके आते हैं, चार्ल्स को लेके आते हैं, लेकिन वो भी फिर उसको भी हटा देते हैं। ऑन हिज वे टू इंग्लैंड एट केप टाउन ही इंसिस्टेड ऑन विजिटिंग फ्रिगेट्स, मतलब जो युद्ध वाले जो जहाज़ होते हैं ना, फ्रिगेट्स। तो जब वो लौट रहे थे, इंग्लैंड के रास्ते थे, तो उन्होंने कहा भाई मुझे वो जहाज़ दिखाओ। जिद करने लगे। फ्लाइंग द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर, जिस पे क्रांतिकारी झंडे फहराए जाते थे और वो लहराते रहते थे हवा में। ही हैड बिन टेम्पररीली लेम्ड बाय एन एक्सीडेंट, उस समय थोड़ा एक्सीडेंट की वजह से लंगड़े भी हो गए थे इस वजह से, लेकिन फिर भी जज्बा था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टडी किया है। ये चैप्टर ख़त्म भी होता है और इससे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उसका लिंक। बहुत ही अच्छा चैप्टर था और क्लास 10th में पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से ही शुरू होगा। यूरोप के अन्य भागों में क्या हुआ, फ्रांस ने जो रेवोल्यूशंस फिर होते हैं फ्रांस में सफल भी होते हैं और उसका क्या असर पड़ता है। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। अजीत सर से गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम विद योर स्टडीज़।